हेलो इन्वेस्टर्स, दिस इज फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं हुंडई आईपीओ की। अब इसे ना मदर ऑफ ऑल आईपीओस कहा जा रहा है। सही भी है, ये हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ है जहां हुंडई के ऊपर जिम्मेदारी है बाजार से 27,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की। इसे जरा दूसरी तरीके से भी देखिए, इसको मैं फ्लिप करता हूं। हुंडई के ऊपर जिम्मेदारी है 27,000 करोड़ के शेयर्स बेचने की। जब हम ऐसी बात करते हैं ना कि 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बात फिर भी थोड़ी मैनेजेबल लगती है। जब हमें ऐसा सोचना है ना कि हुंडई को 27,000 करोड़ का माल बेचना है, शेयर्स को हम अभी के लिए इन्वेंट्री मान लेते हैं, तो उन्हें 27,000 करोड़ की इन्वेंट्री बेचनी है 3 दिन में। तो ये टास्क बहुत बड़ा लगता है और ये टास्क डिफिकल्ट है, बड़ा है। इसीलिए तो बहुत सारी मार्केटिंग भी लगेगी, बहुत सारा पीआर भी लगेगा और हर तरफ हुंडई आईपीओ की चर्चा भी होगी, क्योंकि इस आईपीओ को चर्चा में बना के रखने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंसेंटिव्स भी तो दिए जा रहे हैं ना। 27,000 करोड़ का माल बेचना है। अब बहुत सारे इस मार्केटिंग में बहने से पहले हमें यह देखना जरूरी है, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके चेक करिएगा कि भारत के कुछ पिछले हाईएस्ट बिगेस्ट एवर आईपीओ जब बहुत ज्यादा हाइप थी तो उसका हश्र क्या हुआ। मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा होमवर्क करिए। मैं बता दूंगा ना तो बात लाइट लगेगी। जब आप 5 मिनट निकाल के खुद रिसर्च करोगे ना तो शायद ये बात अंदर तक जाएगी। हम शुरू करेंगे रिलायंस पावर आईपीओ से। 2008 के आसपास आया था, देखिएगा क्या हुआ। उसके बाद एक बड़ा आईपीओ आया था, तब भारत का सबसे बड़ा 197 या पेटीएम। उस आईपीओ का क्या हाल हुआ था वो देखिएगा। उसके बाद अभी 1.5 साल पहले सबसे बड़ा आईपीओ फिर आया था, वो था एलआईसी। उसके साथ क्या हुआ वो भी देखिएगा और कंक्लूजन खुद निकालिएगा कि हर बार जब बड़ा आईपीओ, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आता है, लोगों को इतनी उम्मीदें होती हैं, इन्वेस्टर्स अपना इतना सारा पैसा लगाते हैं, तो रिजल्ट जितना अच्छा हम सोचते हैं या तो उतना अच्छा नहीं होता या बहुत खराब होता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब भी ऐसे बड़े आईपीओ आते हैं तो वर्स्ट केस सिनारियो रिजल्ट बहुत खराब होता है लिस्टिंग डे के दिन, या बेस्ट केस सिनारियो हमने जितना सोचा था इतने बड़े आईपीओ से रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा लिस्टिंग डे के दिन, उतना अच्छा रिजल्ट या रिटर्न्स हमको नहीं मिलते। तो ऐसा क्यों होता है? ये बड़े आईपीओ जनरली डिसअपॉइंट क्यों करते हैं? ऐसा इस बार भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बस हिस्टोरिकली जो ज्यादातर समय होता आया है वो आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो ऐसा क्यों होता है? बड़े आईपीओ यूजुअली डिसअपॉइंट क्यों करते हैं? सिर्फ फंडामेंटली समझते हैं। अब देखो, हर देश में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है। इन्वेस्टर्स के पास, फंड्स के पास, सबके पास पैसा हमेशा लिमिटेड होता है। मुकेश अंबानी जी के पास भी हमें लगता है अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन उनके पास भी लिमिटेड पैसा है। तो सबके पास लिमिटेड पैसा है। अब आज वो पैसा हमने कुछ म्यूचुअल फंड में डाला है, कुछ स्टॉक्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बैंक में, एफडी, यहां सब में हमने डाला हुआ है। अब अचानक से एक आईपीओ आ रहा है जो बोल रहा है मुझे चाहिए तुम्हारे 27,000 करोड़। तो देश में रातों रात नए 27,000 करोड़ रुपए तो बन नहीं रहे। यानी हर कोई अपनी एग्जिस्टिंग सेविंग्स, अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से निकाल के इस आईपीओ में पैसा डालेगा। अब एक सवाल ये आ सकता है, नहीं नहीं, मेरे को तो जो इस महीने अर्निंग होगी मैं उसमें से डालूंगा। तो इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है, अगर ये आईपीओ नहीं आ रहा होता तो आप अपनी एग्जिस्टिंग सेविंग्स को कहां डालते? या तो एफडी करते, सेविंग्स में डालते, गोल्ड कॉइन ले लेते, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, या खर्चा करते, कुछ तो करते। ये पैसा जो आप इस महीने भी कमा रहे हो, जो न्यू अर्निंग भी है, वो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या एग्जिस्टिंग सेविंग स्पेंडिंग ऑप्शंस में यूज होता। लेकिन अब क्योंकि एक नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई जो बोल रही है मुझे 27,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप उस पैसे को जो आप कहीं ना कहीं और यूज करते या वो कहीं ना कहीं और पड़ा हुआ है, उसको अब आप वहां ना लगा के यहां लगा रहे हो। अब आप हो सकता है एफडी से निकालो, बैंक से निकालो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई लोग होंगे जो म्यूचुअल फंड से निकालेंगे। अब आप अगर म्यूचुअल फंड से पैसा निकालोगे तो म्यूचुअल फंड से यूनिट्स रिडीम होंगे, यानी आपके फंड मैनेजर को उस फंड में जो स्टॉक्स हैं उसमें से कुछ स्टॉक्स के कुछ यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ताकि वो आपको पैसा दे सके। यानी आपके हुंडई आईपीओ में पैसा लगाने के लिए कहीं और कुछ स्टॉक्स में सेलिंग आई, उनकी सप्लाई बढ़ी। अगर आपने भी स्टॉक्स में पैसे लगाए हुए थे तो कई लोग ऐसे होंगे जो स्टॉक, कोई और स्टॉक बेच के हुंडई आईपीओ में पैसा लगाएंगे। यानी अगेन हुंडई आईपीओ के कारण कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में सेलिंग आई। चलिए, ये भी नहीं, आपकी तो नई अर्निंग थी, आप तो आगे वो पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाने वाले थे। अगर हुंडई का आईपीओ नहीं आता तो आपका ये पैसा
एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में लगता और उनकी जो ये बुल रन चल रहा है वो चलता रहता, क्योंकि उसमें कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपके जैसे बहुत सारे रिटेल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। लेकिन अब आपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में वो रोक दिया इन्वेस्टमेंट और आपने एक नई जगह लगा दिया, यानी उसमें जो ग्रोथ आ रही थी कंटिन्यूड न्यू यूनिट्स की डिमांड के कारण, वो अब रुक जाएगी। तो हर बार जब ये बड़े बड़े आईपीओज आते हैं तो ये मार्केट को थोड़ा सा लिक्विडिटी शॉक दे देते हैं, क्योंकि हर कोई या तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालता है तो उनमें सेलिंग आती है, या उनमें जो पैसा वो फ्यूचर में डालने वाला था वो पैसा उनमें ना डाल के इस बड़े आईपीओ में डाल देता है, तो वहां भी ग्रोथ रुक जाती है। और ये हुंडई आईपीओ बस आ रहा है ऐसा तो है नहीं। इस साल बहुत सारे आईपीओज आए हैं जिन्होंने टू अ लोअर डिग्री सेम काम किया है, और हुंडई आईपीओ अगर चल गया तो इससे भी बड़ा आईपीओ आएगा, फिर उससे भी बड़ा आईपीओ आएगा, कभी ना कभी 6 महीने, साल भर, 2 साल, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं ये कब होगा, लेकिन एक समय आएगा जब मार्केट की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाएगी। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो महंगे हैं उन्हें और महंगा करने के लिए इनफ्लोज नहीं मिलेंगे, और इसी कारण यूजुअली बड़े आईपीओज आते हैं मार्केट के पीक पे, जब इन पीआर कंपनीज को पता है कि अभी मार्केट में इतना जोश है, यूफोरिया है कि हम कुछ भी लाएं और कितना भी पैसा मार्केट से मांगे, चाहे 27,000 करोड़ ही क्यों ना, अभी हमें मिल जाएंगे। तो ये यूजुअली तब आते हैं जब मार्केट महंगा है, पीक पे है, और तब पीक से ये लिक्विडिटी सक कर लेते हैं और मार्केट और कमजोर हो जाता है। अब मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो होता आ रहा है, जो फैक्ट्स हैं, वो बताना मेरा काम है। इन द लॉन्ग रन मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूं। मैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पूरी तरीके से विश्वास रखता हूं। अगले 10 साल, 15 साल, शायद 20 साल भारत के हैं, एंड वी आर ऑल लकी कि हम इस जनरेशन का पार्ट हैं जब इंडिया शायद एक्सेप्शनल ग्रोथ देखेगा, क्योंकि ग्रोथ के बेस लेयर अब तैयार हो चुकी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन द लॉन्ग रन बिलीव करता हूं तो मैं ये भी बिलीव करूं कि 6 महीने भी अच्छे होंगे, साल भर भी अच्छा होगा, 2 साल भी अच्छा होगा। ये बिलीव करना तो जरूरी नहीं है ना। और एक सकारात्मक या पॉजिटिव इंसान होने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार मैं ढोल नगाड़े पीटते हुए नाचता रहूं कि मार्केट तो बहुत अच्छा जाएगा, भारत तो बहुत अच्छा करेगा। रियलिटी को समझना भी जरूरी है, खुद भी आपको बताना भी जरूरी है कि जब ऐसे आईपीओज आते हैं तो यूजुअली, हर बार नहीं और कोई गारंटी नहीं है, मार्केट ने या तो ल्यूकवर्म रिस्पॉन्स दिया है या खराब रिस्पॉन्स दिया है। तो इस पीआर की भीड़ में, मार्केटिंग ब्लिट्स में बह मत जाइएगा। लिस्टिंग गेन हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस हिसाब से इन्वेस्ट करिए इस आईपीओ में या कोई भी आईपीओ में कि अगर लिस्टिंग गेन नहीं होता, मान लो कंपनी उस दिन खुलने वाले दिन लॉस पे भी खुलती है, तो क्या वो कंपनी ऐसी है कि फंडामेंटली आपको उस पर भरोसा है कि चलो आज लिस्टिंग लॉस हुआ लेकिन 4 महीने, 6 महीने, साल भर होल्ड करूंगा ना तो प्रॉफिट हो जाएगा। स्ट्रक्चरली अच्छी कंपनियों में, स्ट्रक्चरली अच्छी वैल्यू पे जब आप इन्वेस्ट करोगे, अच्छी कंपनी, अच्छी वैल्यू, तो लिस्टिंग डे के दिन अगर आपको शॉक भी मिला तो उस शॉक को आप एब्जॉर्ब करने की स्थिति में रहोगे और 4-6 महीने में आपको प्रॉफिट होगा। तो ये फंडामेंटली मैं आपको आईपीओस के बारे में बताना चाहता था। इतना कमा लोगे, ये हो जाएगा, डाल दो। हम आईपीओस के लिए किसी से भी, आईपीओ के बारे में बात करने के लिए, आईपीओ की तारीफ करने के लिए किसी से भी कोई पैसे नहीं लेते हैं, इसलिए बड़ी फ्रीडम रहती है। मैं जो चाहता हूं, दिल से जो फील करता हूं, वो आईपीओस के बारे में बिना डरे बोल पाता हूं, क्योंकि आपका और मेरा इतने सालों का रिलेशन किस बात का है? सच का ही तो है ना। आपको पता है मैं बोल रहा हूं तो मैं सच बोल रहा हूं, तो ये ट्रस्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान रखना, मंत्र है अच्छी कंपनी, अच्छा प्राइस। इनफैक्ट फिनोलॉजी 30 इज ऑलमोस्ट हियर, जहां हमने 30 ऐसी कंपनियां ढूंढने की कोशिश की हैं जो हमारे हिसाब से हैं इंडियाज बेस्ट 30 स्टॉक्स, जहां हम बिल्कुल यही कंपनियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हैं द बेस्ट इन क्वालिटी एंड गुड इन वैल्यूएशन। बहुत अच्छी क्वालिटी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं क्वालिटी से, और वैल्यूएशन भी ऐसा कि आप किसी भी भाव पे खरीद रहे हैं और सालों तक वो कंपनी मूव ही ना हो, ऐसा ना हो। तो ये कॉम्बिनेशन से हमने 30 स्टॉक्स पिक करने की कोशिश की है। बहुत जल्दी फिनोलॉजी 30 अवेलेबल होगा, प्री रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।